हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पहल शुरू की है, जिसके अंदर हमने इंडियन पॉलिटी के उन सिलेक्टेड टॉपिक पर चर्चा करनी शुरू की थी जो कि मोस्टली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सिलेबस का पार्ट बनते हैं। उनके अंदर थोड़ी लाइट और थोड़ी डेप्थ में जाकर चर्चा करनी शुरू की थी। वो पहल हमारी काफी आगे आ चुकी है और आज का हमारा जो टॉपिक रखा गया है वो है मनी बिल यानी कि धन विधेयक। जैसा कि हम जानते हैं कि धन विधेयक वो टॉपिक है जिससे मोस्टली क्वेश्चन बनाने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल है। सामान्य बिलों की तुलना में ये लोकसभा को काफी अच्छी खासी शक्ति देता है। तो इसमें क्या ऐसे प्रावधान है, उनसे रिलेटेड हमारे जो संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं और जो विशेषतः संविधान के अंदर लिखे गए हैं, इनके बारे में आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो ओनली और ओनली धन विधेयक है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल। मनी बिल के बारे में भारतीय संविधान के अंदर 2 अनुच्छेद के अंदर जिक्र किया गया है फुल डिटेल में, और वो 2 अनुच्छेद हैं। एक है अनुच्छेद नंबर 109 और एक है अनुच्छेद नंबर 110, यानी कि आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 के अंदर धन विधेयक से ये दोनों आर्टिकल विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि हम सबको धन विधेयक वो टॉपिक है जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं से अक्सर पढ़ते रहते हैं, लेकिन सामान्यतः हम जहां से भी पढ़ते हैं वहां पर धन विधेयक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया जाता है। क्या होता है, क्यों होता है, लोकसभा क्यों पावरफुल होती है और लोकसभा को इतनी शक्ति देने के पीछे का औचित्य क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, और मैं इस किस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम अक्सर चर्चा करते हैं और अक्सर मतलब हमारे जो साथी हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स जिनके सिलेबस का पार्ट होता है, उनके लिए सबसे सिंपल टॉपिक और सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक बन जाता है धन विधेयक, और वो सभी इस धन विधेयक के बारे में जानते हैं। तो मैंने जो आज की चर्चा रखी, इसमें मेरी वाली चर्चा में स्पेशल पॉइंट यही होगा कि मैंने जैसा कि अभी तक की जितनी क्लासें ली हैं उनके अंदर संविधान को फोकस किया है, वैसे ही इसके अंदर भी मैंने संविधान पर फोकस किया है कि संविधान क्या कहता है, किस तरीके के प्रावधान करता है। तो आइए संविधान के अकॉर्डिंग अपने इन प्रावधानों को समझते हैं और थोड़ी बहुत मेरी जो सिंपल लैंग्वेज है उसके अंदर मैं आपके साथ चर्चा करने का एक प्रयास करूंगा। वैसे तो क्रम से देखा जाए तो 109 के बाद आना चाहिए 110, लेकिन हम 110 को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे 109 में। तो 109 धन विधेयक की प्रक्रिया बताता है कि किस तरीके से यह संविधान से पारित होगा, लेकिन हमारे लिए जानना यह ज्यादा रुचिकर है कि एक्चुअल में धन विधेयक होता ही क्या है। तो धन विधेयक क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 है जो कि परिभाषित करता है धन विधेयक कौन सा होगा। धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारत का संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल 110 कहता है कि इसके कुछ सब क्लोज हैं, तो हमें सब क्लोज देखने और सब क्लोज के भी कुछ और क्लोज अंदर डाल रखे हैं, उनके बारे में भी देखना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 है, वो डिफाइन करता है कि धन विधेयक कौन सा होगा। और धन विधेयक 2 प्रकार के विधेयकों को धन विधेयक मानेंगे। एक वो विधेयक जो आर्टिकल 110 के सब क्लोज 1 के अंदर ए से लेकर एफ तक दिए गए हैं, एफ नहीं जी तक दिए हुए हैं, वो सभी विधेयक धन विधेयक होंगे। और दूसरे वो विधेयक जिनको हमारे लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक घोषित कर देंगे, वो भी धन विधेयक ही कहलाएंगे। यानी कि धन विधेयक की एक्चुअल में 2 प्रकार की परिभाषाएं बनती है। तो पहली है ऐसा विधेयक जो कि संविधान के अनुच्छेद 110 के सब क्लोज 1 के अंदर ए से लेकर जी तक लिखे गए हैं, वो सभी विधेयक धन विधेयक होते हैं। इनके अलावा क्या कोई धन विधेयक हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। वो ऐसा विधेयक जिसको लोकसभा के अध्यक्ष ने धन विधेयक घोषित कर दिया, तो वो विधेयक भी धन विधेयक ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आधार के अंदर कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे, लेकिन फिर भी लोकसभा के अध्यक्ष ने आधार बिल को धन विधेयक घोषित करके पारित करवाया था, तो वो ऐसा पॉसिबल है। जिस बिल को लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक घोषित कर देते हैं वो धन विधेयक ही होता है। तो 2 बातें ध्यान में रखना, मोस्टली हम आर्टिकल वाली ये परिभाषा ध्यान में रखते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने घोषित कर दिया सो कर दिया। अब देखते हैं आर्टिकल 110 के सब क्लोज 1 के अंदर जो दिए गए प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। वैसे ज्यादा कोई इतने कंफ्यूजिंग प्रावधान नहीं है,
सिंपली अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखना हो तो वो ये है कि ऐसे प्रावधान जिसके अंदर भारत सरकार यानी कि संसद कोई प्रकार का कर लगाती है या खर्चा करती है या फिर पैसा जमा करती है, वो तमाम प्रावधान धन विधेयक से जुड़े हुए होते हैं। वापस बोलता हूं कि ऐसे प्रावधान जिसमें हमारी भारत सरकार या फिर संसद पैसा जमा करती है, पैसा खर्च करती हैं, जिसमें मुख्यतः संचित निधि पर फोकस किया जाता है। जो पैसा जमा किया जाता है वो भी कर के रूप में होता है और भारत की सरकार ने लगाए हो, संसद से पारित बिल होता है, वो सभी प्रावधान धन विधेयक के अंदर आते हैं। तो अब इनके सब क्लोजेस को देख लेते हैं कि कह क्या रहे हैं। कर लगाना, परिहार करना यानी कि कर में कटौती करना, और परिवर्तन करना यानी वापस बढ़ा भी देना, और विनियमित करना यानी कि कर के लिए नियम लागू करना। जैसे कि हमने आयकर के बारे में नियम पढ़ा है, आयकर अधिनियम अभी 2025 में वापस आया था। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को भी मनी बिल कहेंगे। दूसरा कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार जितने भी ऋण लेती है, धन लेती है, उस धन का, जैसे कि केंद्र सरकार ने आकस्मिक निधि से कोई धन लिया है, जब कोरोना आया था तब आकस्मिक निधि का बजट बढ़ाकर उसमें से सरकार ने पहले पैसा लिया, उसको फिर कोरोना के वो जो किट आए थे, पीपीई किट, उन किटों को खरीदने में, सैनिटाइजर में, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में, इनमें अलग अलग जगहों पर खर्च किया था। तो ये जो भारत सरकार धन लेकर खर्च करती है, विनियमित करती है, इसके लिए भी जो बिल आता है उसे मनी बिल कहेंगे। और भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि से किसी भी प्रकार का धन निकालना हो, धन डालना हो और धन की अभिरक्षा करनी हो या फिर धन का विनियमन करना हो, वो प्रावधान भी मनी बिल में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कर, ये कर कौन सा है? जो भारत सरकार यानी कि संसद लगाती है, वो वाले कर की बात हो रही है। यहाँ पर केंद्र सरकार के जो भी धन होगा उसके बारे में बात की गई है, और यहाँ पर भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की बात हो रही है। तो इसमें भी परिवर्तन, आकस्मिक निधि में आप राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा के पैसा खर्च तो कर सकते हो, लेकिन इसको वापस भरोगे कहां से? संचित निधि से। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको वित्त विधेयक और धन विनियोग विधेयक की जरूरत पड़ेगी, और वो संसद पारित करेगी, यानी ये भी संसद की शक्ति है। फिर संचित निधि से विनियोग करने में, यानी कि संचित निधि से पैसा निकालना हो, ऊपर तो बोल रहा है कि संचित और आकस्मिक निधि से आप धन खर्च करते हो, मोस्टली बात है आकस्मिक निधि की, क्योंकि पैसा किसमें है? आकस्मिक निधि में है, जो संसद की अनुमति के बिना भी सरकार एक बार के लिए खर्च कर सकती है। तो आकस्मिक निधि से अगर आप धन खर्च करते हैं तब भी आपका मनी बिल आएगा, और संचित निधि से भी आप अगर पैसा किसी प्रकार का खर्च करते हो तो यहाँ पर संसद की अनुमति लगेगी, संसद की अनुमति लगेगी तो विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा, जो कि हमारे बजट का एक हिस्सा है। तो बजट वाले टॉपिक में भी देखेंगे विनियोग विधेयक होता कौन सा है। तो इसमें भी अगर आप विनियोग विधेयक निकालते हो, यानी संसद कोई कानून बना रही है, संसद जब भी कोई प्रकार का कानून बनाएगी तो वो मनी बिल के रूप में हो सकता है। फिर किसी भी प्रकार के भारित व्यय की घोषणा करनी हो या भारित व्यय में वृद्धि करनी हो, तो इस मामले में भी आपको मनी बिल जारी करना पड़ेगा। ये कंफ्यूजिंग है। आगे जो वित्त विधेयक टाइप 2 आता है उसके अंदर भी यही प्रावधान है, तो इनमें कंफ्यूजन तो ऑब्वियस रहेगा, कितना भी कोशिश कर लो, ना तो ये पूरे याद रहने वाले हैं और ना ही इनके टोटल कंफ्यूजन मिटने वाले हैं। हाँ, बस इतना एक कॉमन सेंस रख सकते हो कि जहां पर संसद को विशेष शक्ति की जरूरत होती है या संसद की अनुमति की जरूरत होती है सरकार को, वहां पर धन विधेयक आ जाता है, और जहां पर सरकार को कोई खास जरूरत नहीं हो या फिर सरकार को विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है, वहां पर वो वित्त विधेयक आते हैं। तो यहाँ पर भारित व्यय घोषित करना हो या फिर भारित व्यय में वृद्धि करनी हो, क्योंकि भारित व्यय में केवल वित्तीय आपात के अलावा कभी भी कमी नहीं की जा सकती, इसलिए उसमें वृद्धि ही हो सकती है। तो वृद्धि से संबंधित बिल भी मनी बिल हो सकता है। फिर संचित और लोक लेखा, दो सरकार के टोटल 3 प्रकार के फंड होते हैं। उन फंड में एक को बोलते हैं संचित निधि, एक को बोलते हैं आकस्मिकता निधि और एक को बोलते हैं लोक लेखा निधि। तो ये वाला प्रावधान कहता है, सी वाला, कि संचित निधि और आकस्मिक निधि की बात करता है, और एफ वाला संचित निधि और लोक लेखा निधि की बात करता है। इन खातों से धन निकालना हो, धन डालना हो या फिर इनकी ऑडिटिंग भी करनी हो, ये सभी प्रकार के बिल मनी बिल ही कहलाते हैं। और जो जी है वो एक्स्ट्रा है, और जी कहता है कि ए से लेकर एफ तक के जितने भी विषय हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी आनुषंगिक विषय है, आनुषंगिक का मतलब है जो इनसे रिलेटेड है, इनसे संबंधित कोई भी दूसरा विषय है,
उससे संबंधित बिल भी कौन सा बिल होगा, मनी बिल होगा। और इसी के आधार पर हमारे जो आधार बिल था उसको मनी बिल घोषित किया था और कोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे दी थी, इसे वैलिड मान लिया था। क्यों? क्योंकि ये उन विषयों से संबंधित हैं जिसमें ये ऊपर वाले विषय हैं, उनका एक रिलेटेड पार्ट है, इसलिए ये आधार बिल भी मनी बिल बन गया था। ये था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 का सब क्लॉज 1। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई भी प्रकार का ऐसा मामला जिसमें केवल क्या है, फीस की बात हो रही है, या फिर शुल्क लगा दिया गया, या फिर जुर्माना लगा दिया गया, या किसी स्थानीय सरकार ने कोई प्रकार का कर लगाया है, तो ये चीजें मनी बिल का आधार नहीं बनती। ओवरऑल क्या मतलब है? इनके अंदर संसद को कोई विशेष शक्ति की जरूरत नहीं है। ऐसे नियम और विनियम सरकार खुद बना सकती है, और सरकार के बनाए हुए ऐसे नियम जो नॉर्मली होते बनते रहते हैं उनमें, या फिर कोई स्थानीय सरकार जैसे कोई संगठन है, संस्थान है, वो अपने लिए कोई प्रकार का विशेष शुल्क लगा देता है, या फिर स्थानीय सरकार संपत्ति कर लगा दे, या फिर स्थानीय सरकार कोई अन्य प्रकार का कर लगा देती है, ऐसे करों से संबंधित जो मामले होते हैं वो मनी बिल नहीं बनेंगे। ये सब क्लोज भी ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर डेप्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका सब क्लोज 1 तो मनी बिल को डिफाइन करता है, और सब क्लोज 2 उन प्रावधानों को रोकता है, उन विशेष परिस्थितियों को रोकता है जो कि मनी बिल नहीं होती है। निकाय द्वारा लगाए गए कर मनी बिल नहीं होता है। अब सब क्लोज 3 की बात करते हैं। सब क्लोज 3 कहता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसकी अंतिम घोषणा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यानी कि कोई भी बिल मनी बिल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आधार बिल लगता नहीं था कि मनी बिल है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया मनी बिल है तो मनी बिल है। और ये प्रावधान आर्टिकल 110 के सब क्लोज 3 में लिखा गया है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इस तरीके से बनने लगे हैं कि आर्टिकल 110 के ही 3-4 प्रावधान दे रखे हो, और आपको मिलाने के लिए बोला जा सकता है कि आर्टिकल 110 का सब क्लोज 1 और सामने लिखा वो मनी बिल की परिभाषा, सब क्लोज 2 मनी बिल से कुछ संरक्षण, यानी कि ये मनी बिल नहीं है, और सब क्लोज 3 सामने लिखा हुआ है अध्यक्ष द्वारा घोषणा करना। तो ये तीनों बातें सच थी और इसी फॉर्म में थी। तो ये मनी बिल के जो सब क्लोजेज हैं इनके बारे में विशेष ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बिल है। उसके बाद सब क्लोज 4 भी है, और सब क्लोज 4 कहता है कि लोकसभा से पारित प्रत्येक बिल अगर वो मनी बिल है तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने जरूरी है। लोकसभा से पारित प्रत्येक बिल, यानी कि हर बार लोकसभा के अध्यक्ष को घोषित करना ही पड़ेगा कि वो मनी बिल है, चाहे वो इन प्रावधानों से संबंधित हो या फिर इन प्रावधानों से बाहर का ही हो। अगर लोकसभा के इन प्रावधानों वाला बिल भी तब तक मनी बिल नहीं कहलाएगा जब तक उसके ऊपर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर ना हो। अब क्लियर हो रहा है कि वो वित्त विधेयक और मनी बिल में डिफरेंस किस चीज का आएगा। वित्त विधेयक में भी ऐसे कोई प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन उन पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं होंगे जो लिखेगा कि ये एक मनी बिल है। तब तक तो वो केवल वित्त विधेयक बनकर रह जाएंगे, लेकिन अगर उस पर लोकसभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए तो फिर वो बन जाता है मनी बिल, और मनी बिल बनते ही लोकसभा की सारी शक्तियां एक्टिव हो जाएगी। यानी कि ये प्रस्तुत भी लोकसभा में होगा, और लोकसभा का राज्यसभा में राज्यसभा को जो शक्तियां दी गई हैं वो एकदम छीन कर दी जाएगी। ये तमाम प्रावधान तब एक्टिव हो जाते हैं जब उस पर लोकसभा के अध्यक्ष हस्ताक्षर करके ये घोषित कर देते हैं कि ये एक मनी बिल है। अभी मैंने बोला था कि इनको उस तरीके से समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन से बिल को मनी बिल बोलोगे, किसको फाइनेंस बिल फर्स्ट और किसको फाइनेंस बिल सेकंड बोलोगे। तो उसमें मनी बिल में ये प्रावधान होते हैं, प्रत्येक मनी बिल एक फाइनेंस बिल टाइप फर्स्ट का ही होता है। यानी प्रत्येक मनी बिल एक फाइनेंस बिल है, लेकिन प्रत्येक फाइनेंस बिल एक मनी बिल नहीं है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस बिल तब तक मनी बिल नहीं होगा जब तक उस पर लोकसभा के अध्यक्ष हस्ताक्षर करके ये घोषणा ना कर दे कि ये एक मनी बिल है। क्लियर? वापस बोलता हूं, मुझे पता है कि कंफ्यूजन रहेगा इस टॉपिक के अंदर, तो वापस क्लियर करते हैं कि ऐसे प्रावधान होते हैं नॉर्मली एक फाइनेंस बिल या वित्त, यानी कि वित्त से संबंधित कोई बिल कौन सा होगा जिसके अंदर पैसों की लेन देन होने वाली है।
ठीक है। पैसों की लेन देन के लिए यहाँ पर 6 तरीके बता रखे हैं कि इस तरीके की लेन देन हो सकती है। पहली, कर लगा दिया, कर बढ़ा दिया, कर में परिवर्तन कर दिया, या फिर कर को विनियमित कंट्रोल करने की जरूरत है, तो ऐसी परिस्थिति में वो वित्त से संबंधित हो गया। दूसरा, केंद्र सरकार अपने पास किसी भी प्रकार के धन का विनियमन करना चाहती है। केंद्र सरकार के पास लोक लेखा समिति भी, लोक लेखा खाता भी होता है, जो पब्लिक पेंशन फंड जैसी चीजें होती है, इनसे बना हुआ होता है। केंद्र सरकार के पास संचित निधि भी होती है, यानी संसद के पास, और केंद्र सरकार के पास आकस्मिकता निधि भी होती है। सरकार के पास 3 प्रकार की निधियां, इन निधियों में भी धन है। सरकार बाहर से ऋण भी लेती है, ये भी एक प्रकार का धन है। इनसे संबंधित भी कोई बिल है तो वो मनी बिल हो सकता है। और संचित निधि से कोई भी प्रकार का पैसा निकालना हो, उसमें संसद की अनुमति लगेगी, और ये विनियोग है, पैसा निकालने की बात करता है, तो इसे भी मनी बिल कह सकते हैं। और भारित व्यय भी पैसों की बात करता है, खर्च की बात करता है, ये भी मनी बिल हो सकता है। संचित और लोक लेखा निधियों की अकाउंटिंग करना, ये भी मनी से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रावधान सभी फाइनेंस होते हैं, यानी वित्त से संबंधित होते हैं। जब ये वित्त से संबंधित है और इन पर अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने साइन करके बोल दिया कि ये सभी क्या है, मनी बिल है, जैसे ही मनी बिल बोला तो राज्यसभा की शक्तियां, जो कि आर्टिकल 109 कंट्रोल करता है, आर्टिकल 109 एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही राज्यसभा की सारी शक्तियां खत्म और लोकसभा की तमाम शक्तियां जागृत हो जाएगी। जैसे ही लोकसभा की शक्तियां जागृत होती है, तब हम उसे बोलते हैं कि ये वित्त विधेयक नहीं, ये एक धन विधेयक है, यानी कि मनी बिल है। ये प्रावधान होना पर्याप्त नहीं है, इन प्रावधानों के साथ में लोकसभा के अध्यक्ष का साइन होना कंपलसरी है। अब ऐसे प्रावधान हम जब वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के सब क्लोज 1 को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 110 के सब क्लोज 1 के अंदर दिए गए 6 के 6 प्रावधान वित्त विधेयक होते हैं, या इनमें जो नहीं भी है, कोई अन्य भी है, वो भी वित्त विधेयक ही होता है। लेकिन वो धन विधेयक तब होता है जब आर्टिकल 110 का सब क्लोज 4 बताता है कि जब उस पर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर हो जाता है। यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है मनी बिल का और फाइनेंस बिल का। आई होप कि मैं अपनी बात को क्लियर कर पाया कि फाइनेंस बिल ही होते हैं सारे बिल, लेकिन सारे बिल मतलब जिनमें पैसों से संबंधित बात होती है, लेकिन वो मनी बिल कब बन जाता है, जैसे ही उस पर लोकसभा के अध्यक्ष ने साइन कर दी। तो फिर अब वो, क्योंकि उसने पहले लोकसभा के सब क्लोज 3 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही है जो घोषित कर सकता है कि मनी बिल है। अगर वो मनी बिल है, पहले बोल तो दिया कि हाँ आधार बिल मनी बिल है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ने साइन करके नहीं बोला कि ये बात लिखित में नहीं दिया कि ये एक मनी बिल है, तो फिर सब क्लोज 4 कहता है कि वो मनी बिल हुआ ही नहीं। मनी बिल तभी हो सकता है जब उस पर लोकसभा के अध्यक्ष ने अपने साइन किए, वरना ये एक फाइनेंस बिल बनकर रह जाता। अगर ये फाइनेंस बिल है तो फिर राज्यसभा की शक्तियां वो सारी जागृत हो जाती, जो कि हमने कल वाले वीडियो में देखी थी बिलों के बारे में, कि वित्त विधेयक और मनी बिल में केवल डिफरेंस इस चीज का है, मतलब समानता 2 चीजों की है कि प्रस्तुत तो लोकसभा में होंगे, फाइनेंस बिल भी लोकसभा में ही होता है, और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसमें भी चाहिए, उसमें भी लगेगी, लेकिन बाकी राज्यसभा की शक्तियां उतनी बरकरार रहेगी। और राज्यसभा की शक्तियों को कम करने के लिए ही लोकसभा के अध्यक्ष को ये पावर दी है कि आप राज्यसभा की शक्तियों को छीनो, और राज्यसभा की शक्ति को छीनने के लिए उनको और कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। केवल जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको ये बात बोलने की जरूरत है कि ये एक धन विधेयक है, दैट्स ऑल। ये थे धन विधेयक से संबंधित प्रावधान। अब क्लियर रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रत्येक फाइनेंस बिल एक मनी बिल ही, प्रत्येक मनी बिल, ये मनी बिल है, फाइनेंस बिल ही होता है, क्योंकि फाइनेंस बिल भी यही होता है। लेकिन प्रत्येक फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फाइनेंस बिल में लोकसभा के स्पीकर के हस्ताक्षर नहीं होते। हस्ताक्षर करवा दो, फाइनेंस बिल मनी बिल में बदल जाएगा। और उसके बिल जब मनी बिल है तब उसकी प्रक्रिया क्या है, ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 109 के अंदर। आर्टिकल नंबर 109 कहता है कि अगर मनी बिल है तो उसको राज्यसभा में आप प्रस्तुति नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? मनी बिल है, इसकी घोषणा कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। लोकसभा का स्पीकर आपके राज्यसभा में जाकर थोड़ी ना बोलेगा कि ये एक मनी बिल है। तो लोकसभा का स्पीकर तो लोकसभा में बैठता है, उसको मनी बिल बनवाना है तो पहले लोकसभा में लेकर जाइए, इसलिए राज्यसभा में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मनी बिल कभी भी राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 109 का सब क्लोज 1 कहता है। सब क्लोज ध्यान में रखना, सब क्लोज 1 कहता है राज्यसभा के अंदर धन विधेयक को नहीं रखा जा सकता। लॉजिक आप समझ सकते हो, क्योंकि धन विधेयक तभी धन विधेयक होता है जब
वो हस्ताक्षर करते हैं स्पीकर, और स्पीकर लोकसभा का स्पीकर हस्ताक्षर करेगा, न कि राज्यसभा का। जिसका स्पीकर है पहले प्रस्तुत भी वहीं पर करो। दूसरी चीज कि जैसे ही लोकसभा से बिल पारित हुआ, पारित होने के बाद राज्यसभा के लिए वो 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाएगा। 14 दिन के लिए राज्यसभा में गया, राज्यसभा के पास अब विकल्प क्या है, उसको संशोधित करेगी। नॉर्मली कोई बिल जाता है तो राज्यसभा उसको रोक सकती है, उस पर हस्ताक्षर कर सकती है, या फिर 6 माह तक उस पर कोई जवाब ना दे, या फिर उसे रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन मनी बिल होगा तो फिर वो लोकसभा राज्यसभा के पास जाएगा 14 दिन की अवधि के लिए। इस 14 दिन में अगर राज्यसभा ने मान लो कि कुछ संशोधन कर दिए, तो वो बिल लोकसभा के पास वापस आया संशोधन के साथ। 14 दिन के भीतर भीतर मतलब तीसरे दिन ही राज्यसभा ने कुछ संशोधन करके लोकसभा को भेजा। तो सब क्लॉज 3 कहता है कि जब लोकसभा के पास वो संशोधन आएगा तो लोकसभा हो सकता है उसे स्वीकार कर ले। अगर लोकसभा ने स्वीकार कर लिया, फिर क्या, लोकसभा ने स्वीकार कर लिया तो अब दोबारा बिल को राज्यसभा को भेजने की जरूरत नहीं है। उस स्वीकृत संशोधनों के साथ बिल को लोकसभा से निकाल दो, बिल आपका पास हो गया, दोबारा राज्यसभा में नहीं जाएगा, दोबारा राज्यसभा में नहीं जाएगा। ध्यान में रखना, साधारण बिल होगा तो लोकसभा संशोधन करेगी, लोकसभा के संशोधन के बाद वापस जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा अपने संशोधनों को स्वीकार करे। हो सकता है राज्यसभा खुद ही मना कर देगी, नहीं नहीं मैंने तो मजाक में संशोधन कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए था। तो दोबारा ये राज्यसभा के अंदर मनी बिल तो नहीं जाएगा, जो संशोधन कर दिए लोकसभा ने वहीं से ही बिल पारित मान लिया जाएगा। ये सब क्लॉज 3 कहता है। अब सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि अगर यहां तो लोकसभा ने स्वीकार किया, अगर लोकसभा राज्यसभा के दिए हुए संशोधनों को स्वीकार नहीं करती है, अस्वीकार कर दे, तो क्या हुआ, तो फिर लोकसभा ने जैसा बिल पहले पारित किया था उसी फॉर्म में वापस आगे पारित हो जाएगा। यानी अब राज्यसभा को कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा को संशोधन के लिए सुझाव देने थे, उसने सुझाव दे दिए, लोकसभा ने सुझाव अस्वीकार कर दिए, तो फिर जैसा लोकसभा ने पहले पारित किया था वैसा ही बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा हस्ताक्षर के लिए। यानी कि अस्वीकार करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो राज्यसभा ने संशोधन दिए थे वो वापस राज्यसभा के पास पहुंच गए, और लोकसभा का बिल था, लोकसभा ने जैसे चाहा वैसा निकाल दिया। अब आता है सब क्लॉज 5। हमने बोला कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकती है, संशोधन भेज सकती है। भेजे हुए संशोधनों पर लोकसभा को 2 शक्तियां मिली, या तो वो स्वीकार कर ले तो फिर स्वीकृत बिल आगे जाएगा, और अगर लोकसभा ने, सब क्लॉज 4 कहता है कि अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर वो रिजेक्टेड संशोधनों को छोड़ दो, पहले जो मूल बिल था वो वापस आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब 5वां सब क्लॉज कहता है कि राज्यसभा ने अगर 14 दिन में अपने बिल के बारे में कोई रिप्लाई दिया ही नहीं, 14 दिन तक ना कोई संशोधन किया ना ही उसको रिजेक्ट किया, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, तो क्या हुआ, 14 दिन के बाद में जवाब न मिलने पर लोकसभा द्वारा पारित बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। यानी कि अगर राज्यसभा ने बिल को रोकने की गुस्ताखी की तो ये मनी बिल राज्यसभा के वहां पर नहीं रहेगा, उसकी दूसरी कॉपी है जो कि मूल कॉपी थी, वो कॉपी डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगी। राज्यसभा की हाँ या ना का कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 109 के अंदर 5 सब क्लॉज दे रखे हैं। सब क्लॉज 109 कहता है कि राज्यसभा में तो प्रस्तुति नहीं होगा, ठीक है। सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्यसभा में जाने के बाद 14 दिन की अवधि है, इस 14 दिन के लिए राज्यसभा चाहे तो संशोधित करके वापस लोकसभा को भेजे, अगर संशोधित नहीं करती है तो सीधा ही राष्ट्रपति को भेज सकती है, ओके। और सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर संशोधन किया तो लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार कर सकती है, अगर लोकसभा ने स्वीकार किया तो वो स्वीकृत बिल फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। और सब क्लॉज 4 कहता है अगर लोकसभा ने उस संशोधनों को स्वीकार नहीं किया तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे संशोधन, और जो मूल बिल था वो सीधा आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा। और सब क्लॉज 5 कहता है कि अगर राज्यसभा ने इन 14 दिन के भीतर जवाब नहीं दिया तो फिर राज्यसभा की हाँ या ना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बिल था वो सीधा ही राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे मनी बिल, और मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 जो कि डिफाइन करता है उसकी मुख्य शर्त क्या है, स्पीकर के हस्ताक्षर होना, और दूसरा आर्टिकल था 109 जो प्रक्रिया बताता है कि इसकी क्या प्रक्रिया है, लोकसभा में प्रस्तुत होगा और राज्यसभा को क्या शक्ति दी गई। इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आई होप कि मैं मनी बिल और उसकी प्रक्रिया से रिलेटेड इन दोनों आर्टिकलों को डिफाइन करने में और आपको समझाने में मैंने जो प्रयास किया है वो जरूर रंग लाएगा। आपके कॉन्सेप्ट इस मामले में क्लियर रहने वाले हैं।
तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको मेरी ये स्किल पसंद आई हो, आपको लगता है कि मुझे मेरा ये जो ढंग था वो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा है, तो फिर मुझे भी आगे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।